बच्चों। We have read in my previous video about the Battle of Plassey and the condition of Bengal, in which we had seen that how Britishers settled himself in Bengal properly. He uses the power and earned many more money. धीरे धीरे ग्रेजुअली वी हैव सीन कि उन्होंने बंगाल को बुरी तरीके से लूटा। बंगाल में प्लासी के युद्ध में, बैटल ऑफ प्लासी, वी हैव सीन दैट व्हाट हैपेंड। द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला, they uses their officials and play very important role in the Bengal trade. प्लासी के युद्ध में 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। प्लासी के युद्ध के बारे में हमने जो प्रीवियस वीडियो में बात की थी, हमने वहाँ बात की थी, वी हैव डिस्कस कि आफ्टर अलीवर्दी खान सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल एंड he decided कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रॉपरली रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और उसके लिए उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल इम्प्लीमेंट किए। कंपनी को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। कंपनी चाहती थी कि नवाब को हटाकर उसकी जगह किसी पपेट को नवाब बना दिया जाए। Puppet, it means literally a toy that you can move with string. The term is used that disapprovingly refer to the person who is controlled by someone else. Puppet कठपुतली की तरह, कठपुतली जिसे लोग उंगलियों से नचाते हैं, आज उसके ऊपर कठपुतली कह के लोग एक दूसरे का व्यंग बनाते हैं। कठपुतली के बारे में इशारों पर चलने वाले व्यक्ति को पपेट की संज्ञा दी गई। ठीक ऐसा ही कुछ बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज़ों ने एक पपेट नवाब के रूप में विचार किया, और उन्होंने इसके लिए डिसाइड किया कि नवाब को गद्दी से हटाकर एक नए नवाब की नियुक्ति कर दी जाए, और वो नवाब वही करे जो अंग्रेज चाहें। इट मीन्स ब्रिटिशर्स क्लियरली वांट that how can they earn many more profit from trade without any hesitance, without any hindrance. That is very important things. It show the aim of the Britishers. They were not only controlled the trade of Bengal, but they also controlled the territory of Bengal, and they succeed. We have seen the conspiracy of Plassey, the conspiracy of बंगाल, और वहाँ पे हमने इसको देखा कि किस तरीके से नवाब सिराजुद्दौला के अगेंस्ट एक षड्यंत्र रचा गया, और षड्यंत्र में रॉबर्ट क्लाइव ने सौदेबाजी की। बंगाल के बैंकर जगत सेठ, अमी चंद ने सपोर्ट किया, और इसका रिजल्ट मीर जाफ़र के साथ उनकी गुप्त संधि, और ये चीज़ें निश्चित रूप से बंगाल को गर्त में ले जा रही थी। इट मीन्स बंगाल की भविष्य के लिए खतरा थी। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की हार और उसकी हत्या के बाद मीर जाफ़र को गद्दी पर बैठा दिया गया। मीर जाफ़र
1757 टू 1760 तक बंगाल के नवाब के पद पे बना रहा। परंतु जैसे ही उसे अपने प्रजा के लिए, अपने प्रजा के हित में कुछ कार्य करने के लिए प्रयास किए, इट वॉज डिसलाइक्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड उसकी जगह एक नया नवाब मीर कासिम को गद्दी पे बैठा दिया गया। आफ्टर मीर जाफर, मीर कासिम आल्सो डिसाइडेड कि बंगाल की स्थिति को वो अच्छा करेगा, ठीक करेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। जब भी बंगाल के नवाबों ने अपनी स्थिति को, अपनी परिस्थिति को, अपनी हैसियत को समझना चाहा, तो फिर कंपनी की नीतियों और कंपनी के हित के अगेंस्ट ही बात गई। व्हाट कुड द कंपनी डू? ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती? नो डाउट व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड, द कंपनी डिपोज्ड हिम and install Mir Qasim in his place. When Mir Qasim complained, he in turn was defeated in the battle fought at Buxar. और फिर बक्सर की लड़ाई में 1764 मीर कासिम को पराजित किया गया और मीर कासिम की जगह फिर मीर जाफर को गद्दी पे बैठा दिया गया। ये सारा गेम, सारा खेल सिर्फ बंगाल की सत्ता के लिए हो रहा था। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो बंगाल पे कब्जा कर लें, कंट्रोल कर लें, और ऐसा ही उन्होंने किया। ग्रेजुअली वी हैव सीन दैट दे कैप्चर होल बंगाल, और 1765 तक आते आते उन्होंने डिसाइड किया कि फाइनली अब हम बंगाल की दीवानी देखेंगे। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल। द दीवान allowed the company to use the vast revenue resources of Bengal. This solved a major problem that the company had earlier faced from the early 18th century. Its trade with India had expanded, but it had to buy most of good in India with gold and silver imported from Britain. This was because at the time Britain had no goods to sell in India. The outflow of gold from Britain slowed after the Battle of Plassey. बदलाव 1765 में मुगल ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया, और दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी का एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सेंचुरी तक आते आते भारत के साथ उसका व्यापार भी धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन उसे भारत से ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले ही खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह से ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी। प्लासी की जंग, प्लासी की लड़ाई, प्लासी की युद्ध के बाद ब्रिटेन में सोने की निकासी कम होने लगी, और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इट मीन्स अब बंगाल से पूरी तरीके से पूरा का पूरा, पहले बंगाल से वस्तुओं को खरीदने के लिए अंग्रेज़ों को उसके एवज में कुछ देना पड़ता था, लेकिन अब बंगाल से वस्तु लेने के लिए अंग्रेज़ों को ऐसा कोई भी चीज़ बंगाल में लाने की ज़रूरत नहीं थी। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड entirely stopped after the assumption of Diwani, now revenue from India could finance the company expenses. These revenue could be used to purchase cotton and silk textile in India
maintain company troops, and meet the cost of building the company fort and offices at Calcutta. ये एक बड़ी बात थी. अब भारत के व्यापार से, भारत के पैसे से भारत की चीज़ों को खरीदना, उससे अधिक लाभ प्राप्त करना, उस लाभ से भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए वेपन्स खरीदना, अपने फोर्ट को फोर्टिफाइड करना शुरू हो चुका था. अब ब्रिटेन से उसे सोना लाने की ज़रूरत नहीं थी. ब्रिटेन से किसी पैसे की ज़रूरत उसको भारतीय व्यापार करने के लिए नहीं थी. इस तरह से भारत में खुली लूट प्रारंभ हो गई. के.एम. पनिक्कर ने तो इसे बंगाल में खुली लूट कहा. जे पर्सिवल कहता है कि ये डकैतों का शासन था. इस तरीके से हम कंपनी के बर्ताव को बंगाल में देखते हैं. अब परिस्थितियां और भी खराब होने लगी. इट मीन्स सिचुएशंस डे बाय डे that was completely changed. Companies officials become Nawab. What did it mean to be Nawabs? It meant to course that the company acquired more power and authority, but it also meant something else. Each company servant began to have vision of living like Nawab. That is a very strange matter. मैंने आपको पुराने वीडियो में इस बात का उल्लेख किया है कि किस तरीके से जो निशान, जो फरमान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नवाब के द्वारा, बंगाल के नवाब के द्वारा और मुगल एम्परर के द्वारा मिले थे, वो कंपनी को मिले थे व्यापार करने के लिए, न कि कंपनी के व्यापारियों को, कंपनी के अधिकारियों को. लेकिन उस निशान का फ़ायदा उठा के कंपनी के अधिकारी भी अपने को नवाब समझने लगे, खुला व्यापार करने लगे, जो कि उस निशान का खुला उल्लंघन था, वायलेशन था. लेकिन ऐसा हो रहा था, इसीलिए वो अपने को नवाब की तरह ट्रीट कर रहे थे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल were forced to give land and vast sum of the money as personal gift to company officials. Robert Clive himself imaged a fortune in India. He had come to Madras, now Chennai, from England in 1743. At age of 18, when in 1767 he left India, his Indian fortune was worth $401 to 102. Interestingly, when he was occupied governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration. But he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. How did Clive see himself? Consider the situation in which the Viceroy at Plassey had placed me. A great prince was dependent on my pleasure. An opulent city lay at my mercy. Its richest bankers did again each other for my smile. I walked through the walls which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels. Mr. Chairman, at this moment I stand
एस्टोनिश्ड एट माई मॉडरेशन। ये सेंटेंस क्लाइव अपने लिए कहता है जब क्लाइव के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो बंगाल के वेल्थ को काफ़ी बड़ी पैमाने पे बड़ी मात्रा में उसने लूटा। वो कहता है मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूँ कि मैंने अपने को कितना संयमित रखा। बंगाल के धन को, बंगाल की प्रॉपर्टी को, मेरी एक इशारे पे बंगाल के नवाब जो चाहे कर सकते थे। बंगाल के बैंकर्स जितने चाहे पैसों को मुझे देने के लिए तत्पर थे। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जब एक संपन्न शहर मेरी दया पर था, सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक बात पे आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। एक तरफ सोना, दूसरी तरफ जवाहरात फैले हुए थे। ऑनरेबल चेयरमैन, एट दिस मोमेंट आई स्टैंड एस्टोनिश्ड एट माई मॉडरेशन। अपनी बड़ाई करता है वो, कहता है इस तरह से मैंने बंगाल में अपने को स्थापित रखा, क्योंकि इतनी कम उम्र में वो प्रॉस्परस हो चुका था, अत्यंत समृद्ध हो चुका था। उसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, जिसको उसको बार बार सफाई देनी पड़ रही थी। जब वो दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बना तो उसके पास जो पैसे थे वो काफ़ी संख्या में 401, 102 पाउंड के बराबर फैल हो गए। दिलचस्प बात ये थी कि गवर्नर ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का काम सौंपा गया था, और ऐसी स्थिति में वो इतना धनी हो रहा था। यह आश्चर्य करने की बात थी। लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोपों पर सफाई देनी पड़ी। क्या सफाई देनी पड़ी? इन चीज़ों को अभी हमने पढ़ा, समझा। भ्रष्टाचार से उसकी आलोचना होने लगी और अंततः 1774 में उसने सुसाइड कर लिया, एक कमिटेड सुसाइड। स्थिति बदल गई, वो बर्दाश्त न कर सका और फिर बदलाव की नई चरण नए स्वरूप में आया। हाउएवर, नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल्स सक्सीडेड in the making money like Clive. Many died an early death in India due to the disease and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. Many of them came from humble backgrounds, and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain, and lead to comfortable life. Those who managed to return with wealth led flashy lives and flaunted their reach. They were called Nawab, and the Anglicized version of the Indian word Nawab, they were often seen as the upstart and social climbers in British society and were reduced to made fun of Plassey and cartoons. इस पैराग्राफ में, if you will read this paragraph very minutely, then the clear definition of Nawab you can find out in this paragraph. नवाब कौन थे और नवाब किसे कहा जाता था? It was clearly explained in this paragraph. I have also explained. It is explained very easy language. I am explaining both paragraph bilingual Hindi and English, so I hope you can get it properly without any hesitation. My dear student, this is the very important things. Next topic
We are going to read about the company rules expanded. If we analyze the process of annexation of Indian states by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. After the Battle of Buxar, 1764, the company appointed resident. Please mind it, the word residents. The company appointed resident in Indian state. The work of resident, they were political or commercial agents, and their job was serve and further that interest of the company through the residents. Company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. They tried to decide who was to be successor to the throne and who was to be appointed in administrative post. Sometime the company forced the state in the subsidiary alliance. This is the very important subsidiary alliance. It was started by Lord Wellesley in 1799. According to that treaty, Britishers want to expand their territory to very vast level. We will read about the subsidiary alliance further. But here, according to the term of the alliance, rulers were not allowed to have their independent armed force. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary force. The subsidiary alliance, in the system of subsidiary alliance, resident play very important role. Subsidiary alliance was started Lord Wellesley. They have clear motto to control the Indian state. The Indian states are not allowed to have their independent armed forces. They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain. For the purpose of these protection, if Indian rulers fail to make the payment, then part of their territory was taken always as penalty. For example, when Richard Wellesley was Governor General 1798 to 1805, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company in 1801 as he failed to pay for subsidiary forces. Hyderabad was also forced to cede territories on the similar grounds. So here we will read about that the history of India and the expansion of the British rule. What was the policy of the British rulers in India, by which way they controlled, by which way they captured the Indian territory. We have read two most important things: the resident system, the subsidiary alliance, and further we will read about doctrine of lapse. But before doctrine of lapse, we have to know about that the condition of South. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम फिर बात करेंगे आपको इन सारी चीज़ों पे, जो चीज़ें
हमने देखी, समझी और इनको ध्यान दिया। आज बस इतना ही। थैंक यू एंड